अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समाम, मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक अस्लाम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे आज की बड़ी पेशी का। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशा खाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। आइंदा समात पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और फर्द जुर्म के लिए साबिक सदर को खुद जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की गई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक मौखर कर दी गई। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा आज की समात का अहवाल। देखें रमीज़, एक तो आज की समात में अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि आसिफ अली जरदारी पर फ़र्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 9 सितंबर को उन पर तोशा खाना रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और उनकी जो 9 सितंबर को ज़ाती तौर पर हाज़िरी से इस्तिस्ना की इस्तदा की गई थी उनके वकील की जानिब से, वो भी मुस्तरद की गई है और अदालत ने कहा है कि वो खुद यहाँ पर पेश हों। फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, उसके बाद उनको जो आगे ट्रायल चलेगा उसमें इस्तिस्ना दे दिया जाएगा। जबकि नवाज शरीफ की हद तक कार्रवाई जो है उन्हें इश्तिहारी करार देने की वो मौखर कर दी गई है एहतसाब अदालत की जानिब से। 25 अगस्त तक आज पहला मौका था कि आसिफ नवाज शरीफ के वकील इस केस में अदालत के सामने पेश हुए, बैरिस्टर जहांगीर जदून, और उन्होंने अपना वकालतनामा जमा करवाया। साथ ही इल्तवा की दरख्वास्त दायर की और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने इस कार्रवाई को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात आने तक कोई भी नया ऑर्डर पास ना किया जाए, ये इस्तदा उनकी मंजूर की गई, दरख्वास्त मंजूर की गई और उनकी नवाज शरीफ की हद तक तो जो है वो कार्रवाई मौखर की गई है 25 अगस्त तक। लेकिन फ़र्द जुर्म की तारीख ज़रूर मुकर्रर कर दी गई। दीगर तमाम मुल्ज़मान जो इसमें नामज़द हैं, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, ख्वाजा अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद, चारों को हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है और मुल्ज़मान को श्योरिटी बॉन्ड्स भी जमा कराने के अहकाम जारी किए गए हैं कि वो 20-20 लाख रुपए के मशल्के दाखिल करें अदालत में और हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए ये मशल्के जो हैं वो तलब किए गए हैं। आसिफ अली जरदारी खुद आज एहतसाब अदालत में पेश हुए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी उनके हमरा कमरा अदालत तक आए थे। ये आधे घंटे तक तकरीबन समात की कार्रवाई जारी रही, जिसके दौरान जो उनके वकला थे उनकी जानिब से एहतजाज ये किया गया अदालत में, कमरा अदालत में शिकायत भी की गई जज से कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको रोक रहे थे और कमरा अदालत तक आने नहीं दिया गया। इस दौरान बदअखलाक़ी से भी उनके साथ पेश आए। ताहम जज की जानिब से उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई है कि आइंदा समात से पहले इस तरह के तमाम इंतजाम जो हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि जज का ये कहना था कि मुझे भी कमरा अदालत आने से रोका गया। इस दौरान हमने ये भी देखा कि जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरा अदालत तक पहुँच गए थे उनको भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमरा अदालत से उस वक्त बाहर निकाल दिया जब आसिफ अली जरदारी खुद पेशी के लिए वहाँ पर पहुँचे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं है, आप ज़्यादा लोग कमरा अदालत में आ गए हैं, लिहाजा बाहर जाकर खड़े हो जाएं। जिसके बाद हमने देखा कि राजा परवेज़ अशरफ, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ये कमरा अदालत से बाहर गए और उनके साथ जो हामी वकला आए हुए थे बड़ी तादाद में वो भी कमरा अदालत से बाहर चले गए थे। ताहम आसिफ अली जरदारी खुद रोस्टम पर आए थे, उन्होंने अपनी हाज़िरी लगाई है और वापस वहाँ से रवाना हुए। उन्होंने फेस शीट भी जो है वो यूज़ की थी। हमने देखा कोरोना से बचाव के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर अगरचे उनकी जानिब से इख्तियार की गई थी, लेकिन कमरा अदालत में ज़्यादा वकला ज़रूर आ गए थे। कार्रवाई जो है वो अब इसकी मज़ीद जो है 9 सितंबर तक मोहर की गई है और जो रेफरेंस की नकूल हैं वो फराहम कर दी गई है। आसिफ अली जरदारी के वकील को, ख्वाजा अनवर मजीद के जो वकील थे उनको भी दे दी गई हैं और ये कहा गया है कि आप हाज़िरी यकीनी बनाएं। नवाज शरीफ के हवाले से जो दूसरी अहम पेशरफ्त ये सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहकर उन्होंने आज वहाँ से रिलीफ तो ज़रूर लिया, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत पर ही सवालात उठा दिए हैं और तमाम तर जो उनका ज़मानत का रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये रिमार्क्स दे चुके हैं आपसे थोड़ी देर पहले इस केस में कि बादी नज़र में नवाज शरीफ इस केस में इश्तिहारी ही हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जानब से कोई भी पेश नहीं हुआ था। लेकिन तमाम तर रिकॉर्ड जो है इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 25 अगस्त तक मौखर कर दी गई। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सुहेल। बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। तोशा खाना रेफरेंस केस की समाअत के बाद पुलिस के सलूक पर एहतजाज किया। मीडिया गुफ्तगू में कहा, आखिर आपको किस चीज़ का खौफ है, क्या डर है? ये कोई मिलिट्री कोर्ट नहीं, यहाँ सबको रसाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया, क्या ये सब एक आज़ाद रियासत में होता है? मजीद क्या कहना था आइए आपको सुनवा देते हैं। ये ना कोई आमिर का कोर्ट है, ये ना का इन कैमरा कोर्ट है कि इस्लामाबाद की पुलिस, इस्लामाबाद का इंतज़ामिया ना सिर्फ मीडिया या लॉयर्स को रुकवाएं, लेकिन नायक साहब को, फारूक नायक साहब जो सदर जरदारी साहब का लॉयर है, लतीफ़ खोसा साहब को जो ना सिर्फ हमारा लॉयर है, पंजाब का साबिक गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, दूसरे मुल्ज़मान के जो लॉयर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उनको
पुलिस ने मिस हैंडल किया, उनको कोर्ट में जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से आज जो प्रोसीडिंग्स थे वो देर भी शुरू हुए और इंटरप्ट भी हुए। क्या ये आज़ाद रियासत में होता है? पाकिस्तान के अवाम से, इन सुप्रीम कोर्ट के वकला से क्या छुपाने की कोशिश की गई? आपका क्या खौफ है, क्या डर है? क्या जज पे दबाव डालने की कोशिश था? क्या हम पे दबाव डालने की कोशिश था? क्या आप सदर जरदारी साहब से इतना डरते हो कि सिर्फ एक कोर्ट अपीयरेंस पे आप इस्लामाबाद के सारे पुलिस इधर खड़े कर देते हो? नैब इस्लामाबाद ने पीपल्स पार्टी रहनुमा आसिफ अली जरदारी की पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में शरी रहमान ने नाकाबंदी पर शदीद एहतजाज किया। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी को खारदार तारों का सामना करना आता है। ये बेज़ाब्तियां नैब किस लिए कर रहा है? नैब बुला भी रहा है, लोगों को बुला रहा है ना। नैब ने मदऊ किया ना जरदारी साहब को, तो मदऊ किया है कोविड के हालात में, जब उन्होंने कहा था कि मुझे उससे ले लें वीडियो लिंक से, नहीं, लेकिन मदऊ किया है और फिर रास्ते भी सारे बंद किए हैं। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि वो सुबह से शाम तक पाकिस्तान मुश्किलों में घिरा हुआ है, आलमी मुश्किलों में, खित्ते में मुश्किलों में, इक्तिसादी बुरहान है मुल्क में, कोविड का भी बुरा हाल है अभी तक। और ये क्या कर रहे हैं? इनके पास एक ही एजेंडा है, वो ये एजेंडा है कि अपने सियासी मुखालफिन को विच हंट कर करके एक एक करके वो मैदान से हटाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आखिरी बंदे तक, आखिरी बंदी तक, वर्कर तक, कारकुन तक पीपल्स पार्टी मैदान में खड़ी रहेगी। आप ना किसी का हौसला तोड़ेंगे। नैब कर दी। और इसके अलावा तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बड़े साहब के हामी वकला पहुंचे तो पुलिस के रोकने पर हाथापाई हो गई। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश अपनी रिपोर्ट के साथ। एहतसाब अदालत में बड़ी पेशी पर सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी की पेशी पर खुसूसी सिक्योरिटी प्लान, 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारों ने फराइज अंजाम दिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ सड़कें रुकावटें लगाकर बंद, पुलिस ने वकला को रोका तो हाथापाई भी हो गई। समाअत के दौरान गैर मुतल्लिका अफराद को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। पहली बार प्रोसिक्यूशन टीम की हिफाजत के लिए नैब पुलिस भी लगाई गई। 10 एहलकार मौजूद रहे। बड़े साहब से इज़हार यकजहती के लिए साहबजादे बिलावल भुट्टो के अलावा फरतुल्ला बाबर, कमर जमान कायरा, राजा परवेज अशरफ, रहमान मलिक, शीरी रहमान और दीगर रहनुमा भी अदालत आए। कमरा अदालत में रश लगा तो जाले चेयरमैन बोले, कोरोना का खतरा अब भी मौजूद है, रहनुमाओं को बाहर जाने का कह दिया। पार्टी चेयरमैन के हुक्म पर कमरा अदालत से निकलने वाले जाले रहनुमाओं का कहना था बहुत गर्मी है और कोरोना SOPs का भी ख्याल रखना है। अब आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है मुल्की मईशत के हवाले से मजीद अच्छी खबरें मिल रही हैं। ट्विटर पैगाम में वो लिखते हैं कि जुलाई में समंदर पार पाकिस्तानियों ने 2 अरब 76 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए। उनका लिखना है कि मुल्की तारीख में ये एक माह में भेजा गया सबसे ज्यादा सरमाया है। जून 2020 की निस्बत तरसीलात ज़र 12.2% ज्यादा हुई, जबकि जुलाई 2019 की निस्बत 36.5% ज्यादा तरसीलात भेजे गए। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्ट को कलअदम करार देते हुए मुताल्लिका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक नई आजादाना तहकीकात कराने का हुक्म दिया है। इस हवाले से देखिए इरफानुल हक की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन को गैर कानूनी करार देते हुए रिपोर्ट कलअदम करार दे दी। अदालत ने नैब, FBR और FIA को अलहदा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि नैब और FBR गुज़िश्ता कमीशन रिपोर्ट से हटकर गैर जानिबदाराना तहकीकात नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक करें, जबकि रिपोर्ट कमीशन को भी इरसाल की जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि कमीशन में शुगर इंडस्ट्री से मुतालिक मुकम्मल मालूमात रखने वाले मेंबर्स को भी शामिल किया जाए। किसी को गैर कानूनी या नाजायज सब्सिडी दी गई है या किसी हुकूमती ओहदेदार ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, उसकी भी तहकीकात की जाए।
عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں مزید کہا کہ FBI ٹیکس قوانین کے مطابق تحقیقات کرے اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک گزشتہ رپورٹ پر متاثر ہوئے بغیر اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ عدالت نے حکم نامے کی کاپی چیئرمین نیب، DG FBI اور گورنر اسٹیٹ بینک کو ارسال کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے گئے۔ پشاور میں چینی 70 روپے فی کلو ملنا ناممکن ہو گئی۔ پرچون مارکیٹ میں فی کلو قیمت 100 روپے تک پہنچ گئی۔ عبدالرحمان کی رپورٹ۔ حکومت چینی کے منافع خوروں کو کنٹرول کرنے میں ناکام۔ سپریم کورٹ کے احکامات بھی عوام کو ریلیف نہ دے سکے۔ 70 روپے کلو میں چینی کیا فروخت ہو، نرخ بڑھتے گئے۔ اب تو سینچری بھی مکمل کر لی، شہری پریشان۔ یہاں پہ 4620 روپے کا بوری مل رہا ہے اور ریٹیلر جو ہے وہ 92 روپے 100 روپے کلو بیچ رہے ہیں۔ پہلے ہم 5 کلو چینی لے کر جاتے تھے، ابھی ہم 1 کلو یا آدھے کلو لے کے جاتے ہیں۔ دکاندار ملبہ شوگر ملوں پر ڈال رہے ہیں، جہاں سے چینی مہنگی مل رہی ہے، جبکہ کئی ایک نے چینی دکانوں پر رکھنا بھی چھوڑ دی ہے۔ پہلے 3000 کا بوری تھا، ابھی تقریباً 4600 کا بوری پڑتا ہے۔ ہم کو ملتا ہے اوپر سے پنجاب سے۔ ابھی چینی میں لینے گیا، چینی اتنا مہنگا ہے، میں نہیں لے کے آیا، کیوں یہاں لوگ بول رہے ہیں یار چینی بہت مہنگا بیچ رہے ہو۔ ضلعی انتظامیہ تو چاپوں میں مصروف ہے، مگر اس سے بھی مہنگائی کم نہ ہو سکی۔ کیمرامین اسد علی کے ساتھ عبدالرحمان، سما، پشاور۔ براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار لاہور چیمبر آف کامرس میں تاجروں سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹو الاؤنس بھی دے دیا ہے، جس طرح ہم نے سول آفیسرز کو دیا، کیبنٹ نے پچھلے میٹنگ میں اپروو کیا تاکہ ان کی ورکنگ بہتر ہو۔ اور جو الاؤنسز تھے، جو اس سے نیچے کے جو ہمارے لوگ تھے، ان کی بھی اپروول انہوں نے دی ہے۔ 45 نئے تھانے بنائے، ان کی بلڈنگ کے لیے پیسے ہم ریلیز کر رہے ہیں۔ 101 جو تھانے ہیں ان کے لیے ہم ان کے لیے لینڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کو ماڈل پولیسنگ کی طرف ہم لے جائیں، ان کی ورکنگ بہتر ہو۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے جو کافی ذکر کیا ہے کہ آپ کے پارکنگ پلازاز کے ایشوز ہیں، بالکل یہ پنجاب گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ جہاں پہ نہیں ہیں ہمیں بنانے چاہیے، اور ہم موو کر رہے ہیں۔ کچھ پلانز ہیں، کچھ انشاءاللہ ہم آپ سے لیں گے، ان کو آگے جائیں گے۔ ٹریٹمنٹ پلانٹس کی بات آپ نے کی ہے، ڈیفینیٹلی کہ جتنا جو انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے، جتنی پرابلمز آ رہی ہیں، ٹریٹمنٹ پلانٹس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جیسا کہ پچھلے دورے میں پرائم منسٹر صاحب نے یہاں پہ ریور راوی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ کا افتتاح کیا تھا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ایک نیا شہر بسنے جا رہا ہے لاہور کے پیرلل، جس کی 46 کلومیٹر لمبائی ہوگی، 1,08,000 ایکڑ اس کا رقبہ ہوگا۔ پھر اس کے اندر جو 3 ڈیم بنیں گے، ان سے پانی جو سٹور ہوگا 6.25 لاکھ کیوسک کا، اس سے جو واٹر ٹیبل ہے لاہور کا رائز ہوگا، گرین پاکٹس بنیں گے۔ تو یہ جو انوائرمنٹ ہے اس شہر کا وہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ پولوشن اتنی ہو رہی ہے جو کہ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، اور پانی کا لیول ڈے ٹو ڈے وہ نیچے جا رہا ہے، تو اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے۔ تو اس کے اندر جب یہ ہماری ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس کے اندر انشاءاللہ 90% 95% جو مٹیریل ہے وہ ہمارا لوکل استعمال ہوگا۔ تو ایک انڈسٹری کے ساتھ 40 انڈسٹریز آپ کی چلیں گی، تو انشاءاللہ جو اکنامک بوم ہے ایک اس ملک کے اندر یہ آئے گا۔ آپ سوچیں گے کہ کتنی اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی اس ملک کے اندر، تو اس کا ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی آپ نے سر جتنی جو مسائل کا ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ ان کو پوری نیک نیتی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آپ کا ایک ایک ایشو یہ حل کرنا ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے، کیونکہ آپ جو قومی ترقی کے اندر آپ جتنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ ہمارے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ منسٹر صاحب بہت ایکٹیو ہیں، یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں، اور میں خود بھی ہوں گا۔ فیڈرل کے لیے جتنی آپ کو آفس کے لیے جگہ چاہیے ہوگی، اسی طرح ہم سیمنٹ انڈسٹریز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کے رولز ہم نے بنائے ہیں، اس کے لیے ہم پروسیس میں ہیں، کافی چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں۔ تو جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی طرف ہمیں جانا ہے، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جہاں تک ایگریکلچر کی بات ہے، پچھلے دنوں بھی میں نے میٹنگ کی تھی، تو مجھے بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی خبریں ملیں گی، اسپیشلی جو سیڈ کے حوالے سے ہے، ہمیں اس پہ کچھ کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ اب چارہ نہیں ہے، اب گزارا نہیں ہوگا اس طرح سے روایتی طریقوں سے، کیونکہ ریسرچ کی طرف تو کبھی توجہ نہیں دی گئی، کبھی فنڈ ہی نہیں دیے گئے ان کو۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے ان کو فنڈ دیے ہیں، اور ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ریسرچ کے ادارے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوں اور کچھ کر کے دکھائیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری پروگریس ہوگی، اور ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتری لائیں، کہ ہم شفافیت لائیں، ہم اپنے جو وزٹس ہیں ہم خود فیلڈ میں جائیں، دیکھیں
तमाम इदारों को एक्टिव करें, हर कोई परफॉर्म करे, तमाम इदारे अपना काम करेंगे तो फिर ये काम इंशाल्लाह ठीक होगा। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन से, आपकी रहनुमाई के साथ पंजाब गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। इंशाल्लाह आपके जितने भी इश्यूज़ होंगे उनको 1 बाय 1 प्रेसिडेंट साहब के साथ हमारा वैसे रब्ता होता है, तो इंशाल्लाह ये लेके हमें आपको कम्प्लीटली फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अपना को कहूँगा ऐड किया है सेगमेंट इसमें आ गया कि थोड़ा जर्नलिस्टों ने कुछ सवाल भी करने हैं, तो मैं ये आपसे चाहूँगा कि अच्छा उससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि सर ये जो न्यू सिटी है और लाहौर सिटी न्यू बन रहा हो और लाहौर चैम्बर की उसकी नुमाइंदगी ना हो, ये सर जाती है, ये इस पर हमारा इंतजार करते हैं इंशाल्लाह इस पे आप करेंगे जो डायरेक्टरशिप उसकी जो मेंबर आपने ठीक है उसमें सर लाहौर चैम्बर का उसमें ज़रूर होना चाहिए और लाहौर चैम्बर को मिलना चाहिए इंशाल्लाह। थैंक यू सर and thank you very much सर। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, हमारे जो सीनियर दोस्त हैं, टीम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ताजिरों से लाहौर में खिताब कर रहे थे। 1 विंडो सहूलियाती मरकज़ का इफ्तिताह उन्होंने कर दिया। उनका कहना था कि ताजिर बिरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। हुकूमती अहकामात नज़रअंदाज, प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने स्कूल्स खोल दिए। फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा के मुताबिक स्कूल्स में SOPs के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स को ज़बरदस्ती बंद कराने का इल्ज़ाम भी लगाया था। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा दावा। फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा ने प्रोग्राम नया दिन में कहा, मुल्क भर में स्कूल खोल दिए गए हैं। मॉर्निंग और इवनिंग की 2-2 शिफ्टों के तहत 3 दिन जूनियर सेक्शन और 3 दिन सीनियर सेक्शन की क्लासें होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी अदारे हैं उसके मुताबिक जो हैं वो खुल गए हैं। 80% प्लस तालीमी अदारे हैं। कुछ चीज़ ये है कि अगर आज स्ट्रेंथ कम भी है तो हमें अपने SOPs के लिए एक जो है वो बहुत आसानी रहेगी इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन पंजाब के निजी स्कूल्स मालिकान ने काशिफ मिर्जा की बातों को मुस्तरद कर दिया, जबकि 4 सदा मालाकंड में एसोसिएशन ने सियासी जमातों के ताउन से स्कूल खोलने का दावा किया है। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने आज़ाद कश्मीर, स्वात, 4 सदा मालाकंड, कसूर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में स्कूलों को जबरदस्ती बंद करवाने का इल्जाम लगाया है। अंदरून सिंध के अंदर भी कुछ रिपोर्ट्स आई कि उन तालीमी इदारों को बंद जबरदस्ती पुलिस के जरिए करवाया गया। स्वात इंतहाई शर्मनाक वाक़या हुआ कि असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया, प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया, हथकड़ियां लगाई गई और हथकड़ियां लगा के गाड़ी में बैठा के सरेआम पूरे शहर में चक्कर लगवाया गया। काशिफ मिर्जा कहते हैं उन्होंने रिट चैलेंज नहीं की, कानून पर अमल किया। आइन के आर्टिकल 25 के तहत 7.5 करोड़ बच्चों के तालीम का आइनी हक इस्तेमाल किया। जो वालिदैन बच्चों को स्कूल ना भेजना चाहें उन्हें घरों में होमवर्क पहुंचा दिया जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि वो गिरफ्तारियां और धमकियां देना बंद करे। अदालती कार्रवाई की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन बेल्ट्स पर बने पेट्रोल पंप्स खत्म करने का हुक्म दे दिया है। कहा 30,000 सालाना किराए पर NHA ने ग्रीन बेल्ट पर पंप्स बनवा दिए। सरकारी जमीन को कोड़ियों के भाव देने की इजाजत नहीं दे सकते। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। जुल्करनैन बताएगा अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए। देखिए, ये फैसलाबाद में कायम 2 पेट्रोल पंप थे। एक ग्रीन बेल्ट के ऊपर बना हुआ था और एक बच्चों के पार्क के लिए मुख्तलिफ जमीन के ऊपर पंप बना था। आए तो वो नजरसानी के लिए थे, अपने लीज की एक्सटेंशन के लिए। तब अदालत ने आज वो दोनों पंप्स वागुजार करा के जमीन को वापस पार्क और ग्रीन बेल्ट को बहाल करने का हुक्म दे दिया है। साथ ही साथ जो अदालत का ये कहना था कि NHA को जमीन सड़क बनाने के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए दी गई थी, ना कि कारोबार और धंधा करने के लिए। सरकारी जमीन को कोड़ियों के भाव, एक प्लॉट की जमीन थी, ग्रीन बेल्ट की जमीन थी, किसी भी सूरत हम किसी पार्टी को देने की इजाजत नहीं दे सकते। अदालत ने फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की फैसलाबाद इंतजामिया से कि इनके कब्जा खाली करा के अदालत को रिपोर्ट पेश करें। कुछ ही देर के बाद अदालत को बताया गया कि ग्रीन बेल्ट पर आप अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। पेशावर से आपको खबर दें जहां नानबाई एसोसिएशन ने रोटी महंगी करने का मुतालबा कर दिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, कितने रुपए की रोटी इस वक्त पेशावर में है और कितनी महंगी करने का मुतालबा किया जा रहा है?
جی بالکل، آج ننوائی ایسوسی ایشن کی جانب سے یہاں پر اسمبلی چوک میں جو ہے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ننوائی ایسوسی ایشن کے یہی کہنا ہے کہ جب 3800 روپے کی 85 روپے کی کلو بوری تھی، جو اس کی روٹی کی قیمت 115 گرام کی جو ہے 10 روپے فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ اب یہ قیمت بڑھ کر جو ہے 6200 روپے ہو چکی ہے 85 کلو آٹے کی بوری، لیکن حکومت مجبور کر رہی ہے کہ وہ 10 روپے کی روٹی بھیجے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ 10 روپے کی روٹی میں ان کا گزارا نہیں ہوتا اور وہ نقصان پر جا رہے ہیں، تو اس لیے حکومت جو ہے آٹے روٹی کی قیمت میں اضافے کا جو ہے ان کا مطالبہ جو ہے منظور کرے۔ اگر وہ روٹی کی قیمت میں اضافہ حکومت نہیں کرتی تو ننوائی ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ انہیں سستا آٹا پھر فراہم کیا جائے تاکہ وہ روٹی فروخت کر سکے۔ اپڈیٹس کے لیے شکریہ سجاد۔ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار 5 ماہ کے بعد عام زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے 5 ماہ تک اسے بند رکھا گیا اور اب اسے عام زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ سہون میں SOPs کے تحت سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ماسک کے بغیر داخلے پر پابندی ہے، سینیٹائزر گیٹس بھی نصب کیے گئے ہیں اور لال کے دھمال میں صرف 25 افراد شریک ہوں گے، ایسی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار 5 ماہ کے بعد عام زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد پشاور میں اب مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ کورونا کیسز کے خدشات کے باعث 6 علاقوں میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان، بتائیے گا کتنا مختلف ہے یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے؟ جی بالکل، ہم نے اس سے پہلے جو ہے مکمل لاک ڈاؤن، پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن اور ابھی مائکرو لاک ڈاؤن جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے، اور ضلع انتظامیہ نے آج 2 بجے سے جو ہے حیات آباد فیز 3 کے اسٹریٹ نمبر 5، اسی طرح فیز 2 کے اسٹریٹ نمبر 9، فیز 1 حیات آباد کے اسٹریٹ نمبر 2، اسی طرح شامی روڈ کے اسٹریٹ نمبر 10، اکبر ٹاؤن کے اسٹریٹ نمبر 4 اور شاہین ٹاؤن کے اسٹریٹ نمبر 10 کو جو ہے وہ مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا وہ بند کیا جا رہا ہے، جہاں سے کیسز کی تعداد جو ہے آ رہی ہے۔ تو حکومت کی کوشش ہے کہ اس طریقے سے جو ہے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جائے۔ تو ابھی ہم جو ہے اس وقت مائکرو لاک ڈاؤن کی طرف آ گئے ہیں اور مختصر سے علاقے کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شہریوں کو تکلیف نہ ہو، اور صرف جہاں سے کیسز آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے شکریہ عبدالرحمان۔ ایک اور اہم خبر ہے، 1 ارب 40 کروڑ روپے کے واجبات ادا نہ کرنے پر آئسکو نے چیئرمین CDA سمیت کئی محکموں کی بجلی کاٹ دی ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے وہاب کامران نے ہمیں جوائن کیا۔ وہاب، کیا وجہ ہے، واجبات ادا کیوں نہیں کیے گئے؟ دیکھیے جی، مختلف وفاقی اداروں کی جانب سے بجلی واجبات کی عدم ادائیگی پر آئسکو نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے اور چیئرمین CDA مین آفس سمیت متعدد اداروں کے بجلی کنیکشن منقطع کر دیے گئے ہیں۔ 1 ارب 40 کروڑ روپے سے زائد کے واجبات تھے ان اداروں کے ذمہ۔ میئر آفس میلوڈی اور PWD مین آفس G9 کے کنیکشن بھی منقطع کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر PWD بلو ایریا اور ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹریٹ لائٹس کے دفاتر کے کنیکشن بھی کاٹ دیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ جون 2019 سے CDA نے اسٹریٹ لائٹس کے بل ادا نہیں کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ ایکشن لیا گیا ہے آئسکو کی جانب سے۔ ٹھیک، وہاب آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی میں شہری انتظامیہ نے ایک بار پھر گلیوں اور سڑکوں سے کچرا اٹھا کر ڈمپنگ پوائنٹس کے بجائے میدانوں میں پھینکنا شروع کر دیا۔ عزیز آباد نمبر 2 کے سرکاری اسکول کے گراؤنڈ کو ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں خورشید عالم سے۔ جی خورشید عالم، اپڈیٹ کیجیے، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں عزیز آباد نمبر 2 کے اس گراؤنڈ میں جہاں گزشتہ 10 ماہ پہلے بھی ڈمپنگ پوائنٹ بنایا گیا تھا، جس کے بعد علاقے کے لوگوں نے اور اسکول کے طلبہ نے، اساتذہ نے بہت احتجاج کیا تھا، جس کے بعد یہ ڈمپنگ گراؤنڈ یہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ لیکن ایک بار پھر یہاں پر روزانہ مختلف علاقوں سے بڑے بڑے ڈمپرز کے ذریعے ٹنوں کچرا ڈالا جاتا ہے۔ یہاں پر ہماری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں سے ہم کچرا لے جاتے ہیں اور ڈمپنگ پوائنٹ پہ ڈال کر آتے ہیں، لینڈ فل سائٹ پہ ڈال کر آتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہاں سے لے جائے جانے والے ڈمپرز کی تعداد کتنی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا، جو مقامی جو ٹھیکیدار تھا اس کے عملے کے مطابق، کہ 50 سے 70 ڈمپر روزانہ یہاں سے ہم کچرا لے کر جاتے ہیں اور لینڈ فل سائٹ پر ڈال کر آتے ہیں۔ لوگوں کا کہ یہ کہنا ہے علاقے کے کہ بدبو کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ ہم نے ماسک بھی صرف اس لیے لگایا ہوا ہے کہ یہاں پر بدبو سے بچیں، یہاں کھڑا ہونا دشوار ہے، اور سب سے اہم ترین بات یہ کہ اس علاقے کی جتنی بھی آبادی ہے، وہاں کسی بھی مکین سے جب ہم نے بات کی
उन सब का ये कहना था कि हवा के दोष के ज़रिए जब ये बदबू उनकी खिड़कियों और दरवाज़ों से होती हुई उनकी नाक में जाती है तो ज़िंदगी अजाब महसूस होने लगती है। लेकिन हकीकत ये है कि कोई देखने वाला नहीं है और कचरा यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों डंपर आते हैं और खाली होकर वापस चले जाते हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत पर सवालात उठा दिए हैं। नवाज शरीफ की इस अदालत से मिलने वाली जमानत बरकरार है या नहीं, जुमेरात तक मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, क्या रिमार्क सामने आए इस मौके पर? रमीज, अहम सवालात उठा दिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि मुतमईन किया जाए पहले अदालत को कि नवाज शरीफ इस वक्त मफरूर हैं या जमानत पर हैं, क्योंकि इस अदालत ने जो 8 हफ्ते की जमानत दी थी उसको मशरूत किया था कि उसमें तोसी पंजाब हुकूमत ने करनी है। तो क्या पंजाब हुकूमत ने उसमें तोसी की थी या नहीं, ये मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और जस्टिस आमिर फारूक ने अहम रिमार्क्स भी दिए हैं कि बज़ाहिर उनकी जो जमानत थी वो गैर मौसर हो चुकी है। और चीफ जस्टिस सदर मिनल्ला का तो यहाँ तक भी कहना था कि बाजी नज़र में जो ये केस ताज़ा है तोशाखाना, इसमें नवाज शरीफ इश्तिहारी हो ही चुके हैं, क्योंकि अभी तक उनकी जानिब से कोई अदालत में पेश भी नहीं हुआ था। ताहम मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया गया नवाज शरीफ के वकील से कि वो इस अदालत के सामने जुमेरात तक पेश करें और मुतमईन करें कि वो जमानत पर हैं या नहीं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सुहेल। कराची इंसाफ हाउस में पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेख जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास अस्पतालों में इलाज नहीं है, बच्चों के पास सिंध हुकूमत जो है वो बच्चों को स्कूलों में तालीम नहीं दे पा रही है, आवाम के पास सड़कों में एक बेहतर निज़ाम नहीं है ट्रांसपोर्ट का, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के बड़े इशूज़ हैं। ये मेरा शहर कराची जो है वो रोज़ाना रो रहा है। मुझे मेरे कराची की फ़िक्र है, मुझे अपने कराची को संवारना है। मेरा स्लोगन है कि इंशाअल्लाह ताला वी विल मेक कराची ग्रेट अगेन। इंसाफ हाउस कराची में इस वक्त खुर्रम शेख जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची किसका हिस्सा है, सिंध या पाकिस्तान का? MQM पाकिस्तान ने नई बहस छेड़ दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची को सिंध का हिस्सा करार देने पर सवाल उठा दिए। समा के प्रोग्राम सवाल में कहा कि किसकी इजाजत से कराची को सिंध का हिस्सा करार दिया गया? जिस दिन पाकिस्तान बना था उस दिन कराची सिंध का हिस्सा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान का दारुखाना था। कोई ये बताएगा सिंध हुकूमत समेत कि कराची को किसकी मर्जी से सूबा सिंध का हिस्सा बनाया गया? क्या इस हवाले से कोई मैंडेट लिया गया है, कोई रेफरेंडम किया गया है, किसी असेंबली ने कोई बिल पास हुआ है, अक्सरियत ने फैसला किया? किसने फैसला किया? एक आमिर ने फैसला किया, याया खान ने फैसला किया? इसके फैसले की क्या वक़्त है? ये फैसला दरअसल गैर कानूनी, गैर आईनी इतराज़ तो कराची के लोगों को होना चाहिए कि उनको किससे पूछ के सिंध के हवाले किया गया, कि क्या लीगल हैसियत है जिसके तहत कराची को सिंध के हवाले किया गया। हम ये समझते हैं कि धरती माँ पाकिस्तान, सूबे मुल्क नहीं है, सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, वो भी आबादी के साथ साथ तकसीम होने चाहिए। आप क्या कौम परस्तों और इस नस्ल परस्त सूबाई हुकूमत के कहने पर ये मुल्क सूबों को मुल्क का दर्जा देने लगेंगे? इसकी भी हद होती है, एक हद हो चुकी है और इस हद को पार ना किया जाए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।